नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि आज कुछ विषय बने हुए हैं जिनकी लगातार चर्चा हो रही है, तो मैं तो देख रहा हूं कुछ विषय हैं जो कि लगातार चर्चा के डोमेन में हैं और उन्हीं विषयों पर, उन्हें अलग अलग स्वरूपों पर उनकी चर्चा हो रही है। उनके अलग अलग स्वरूपों पर मतलब उनमें बातों में जैसा जैसा एक प्रकार का आप देखिए और भी बयान जुड़ते जा रहे हैं, इस प्रकार का एक स्वरूप नया सामने आ रहा है। चर्चाएं लगातार हो रही हैं, कुछ विषय नए हैं जिन पर की चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर चर्चाएं वो जो आप सभी के सामने हैं और आप जिसकी बात कर रहे हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे अभी आपके साथ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो सबसे बड़ी कहा जाए कि अभी समझिए खाली ये छत्तीसगढ़ या भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए एक फिर वही कहा जा सकता है कि स्थिति बनी हुई है। वो एक भय का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि मेडिकल साइंस जो हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो मुस्तैद हैं बिल्कुल और वो इससे लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, कह तो रहे हैं, जो बार बार बयान आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो एक वायरस की फिर से चर्चा हो रही है, इसका नाम है HMPV वायरस। यह ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है जिसे कि चीन से जो निकला है। समझिए कि जब कोरोना में कोविड-19 के समय भी जो वायरस निकला था, कोरोना चीन से ही निकला था। और यह वायरस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यह भी अभी चीन से निकला है और चीन से निकलने के बाद अन्य देशों में, भारत में भी फैलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका असर देखा जा रहा है। हालांकि यह बहुत प्रारंभिक स्तर है। जैसा कि बताया जा रहा है, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स या फिर कुछ ऐसे हम देख रहे थे, कुछ ऐसी बातें सामने आ रही थी, उसमें ऐसा दिख रहा था, जैसा बताया जा रहा था कि चीन में तो इस वायरस ने काफ़ी असर बना रखा है और एक तरीके की कहा कि एक हाहाकार की स्थिति वहाँ बनी हुई है, जैसा कोविड-19 के समय देखा गया था, 19 के समय देखा गया था। तो अब देखिए, अब इस वायरस ने जब शुरुआती अपनी दस्तक दी है, शुरुआती जब कहिए कि वो पहुंचा है, भारत में भी इसके कई केसेस मिले हैं। महाराष्ट्र में भी, जो पड़ोस में महाराष्ट्र है, वहाँ भी ये केसेस मिले हैं और बताया जा रहा है वहाँ संक्रमण बढ़ भी रहा है। तब ऐसे में इसे लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि यह कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि यह पुराना वायरस है, करीब 60 साल पुराना वायरस है। अभी वो फिर आया है। लेकिन जब बात होती है कि जब वो वायरस अभी पहुंचा है, तो क्या अपने उसी रूप में पहुंचा है, उसका वही स्वरूप है, वही असर है, या फिर अपना स्ट्रेन बदला है? क्योंकि स्ट्रेन बदलने से हमने देखा था कोविड-19 के समय भी कि उसके कई म्यूटेशंस हुए थे और जो दूसरी लहर थी कोरोना की, हम जब देख रहे थे नए म्यूटेशन के साथ, जैसा विशेषज्ञ बताते हैं, उस समय इस कोरोना ने भारी तबाही मचाई थी, बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई थी। तो अब वही भय सता रहा है, वही डर फिर से लोगों के सामने है। कुल मिलाकर एक भय का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। इसके लिए तैयारियां क्या हों, तो बताया यही जा रहा है कि इसके लिए जो तैयारियां हैं और इसके लिए जो आवश्यक उपाय हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो लगभग वही सारे हैं जैसा शुरुआती बातें सामने आ रही हैं कि जो कोरोना से बचाव के लिए हुआ करते थे, वही सारे साधन संसाधन और वही सारे उपाय, वही सारे निषेध, वही सारे आवश्यक जो तथ्य थे, जैसा मास्क था, खुद को सैनिटाइज रखना था, इम्यूनिटी अच्छी रखनी थी, और साथ ही साथ जैसा था कि भीड़ से दूर रहिए या फिर ऐसे लक्षण आने पर तुरंत जांच करवाइए। ये तमाम थे विषय जो कि इसमें भी कहा जा रहा है कि लगभग वही स्थिति इस वायरस को लेकर भी है। तो अब जब ऐसी स्थिति बन रही है, तो हमने यह भी जानने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में इसकी जांच के लिए और इसके उपचार के लिए, पहले तो जांच और जांच के बाद अगर पुष्टि होती है तब उपचार का क्रम शुरू होता है। लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है, तब हमने बहुत सी जानकारियां ली और बहुत से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ भी हमने कुछ वहाँ से भी कुछ सूचनाएं मंगाई, जो जिससे पता चलता है कि अगर रायपुर का पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले लिया जाए और साथ ही प्रदेश के और भी कॉलेज ले लिए जाए, तो यहाँ पर इसकी जांच की फिलहाल अभी कोई सुविधा नहीं है। इन कॉलेजों में वायरोलॉजी डिपार्टमेंट तो है, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट वही है जहाँ पर कि ये जिस तरीके की जांच होती है, लेकिन इसके लिए जो आवश्यक किट होते हैं, एक जो किट होता है, किट से ही जांच होती है। आपको याद होगा कोरोना के समय आपने देखा भी होगा, वो जो किट होते हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है।
हालांकि उस किट की उपलब्धता निर्भर करती है, जबकि प्रबंधन से इसकी मांग की जाएगी। कुल मिलाकर जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग है, मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग है वह विभाग जब इस आवश्यकता के संबंध में पत्र लिखेगा प्रबंधन को या फिर उनसे इसकी मांग करेगा, तब उन्हें यह किट उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन अभी इस दिशा में अभी की जानकारी तक जो हमें मिली है, प्राप्त है, अभी किट उपलब्ध नहीं कराया गया है। और जो आधिकारिक जो भी बातें सामने आ रही हैं, या फिर कहिए जो हमें बताया जा रहा है, आधिकारिक मत कहिए, जो सूचनाएं मिल रही हैं कि जैसे ही इसकी आवश्यकता समझी जाएगी तब इसके किट मंगवा लिए जाएंगे। लेकिन अब बात यही है कि जो जांच होगी वो वही होगी जो पहले होती थी, आरटी-पीसीआर जांच। आपने सुना होगा कोरोना के समय आरटी-पीसीआर जांच के माध्यम से ही ये जो सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं फिर उसकी जांच होती है। तो यह एक बड़ा विषय है। कुछ और भी बातें हैं इसमें कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता कम है, जो कमज़ोर लोग हैं, उन्हें इससे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्हें ज़्यादा इस दिशा में प्रिकॉशंस की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर यही है बात। और इसमें उपाय जैसा मैंने बताया, जो मुझे जानकारी मिली कि उसमें उपाय वही सारे हैं जो कोरोना से बचाव के उपाय हुआ करते थे, यहाँ भी वही सारे उपाय हैं। लेकिन आगे जो बात यही हो रही है कि आगे जब और भी गाइडलाइंस आएंगी, जब ऐसी ईश्वर न करे कि वो स्थिति आए, लेकिन अगर ऐसा आता है तब जो बताया जाएगा कि और भी इसके क्या बचाव के उपाय हैं। क्योंकि जैसा मैंने जानकारी ली, मैंने ये समझने की कोशिश की कि वो जो आ रहा है अभी वायरस, इसे पुराना बता रहे हैं डॉक्टर विशेषज्ञ, तो क्या उसने अपना स्ट्रेन बदला है, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि स्ट्रेन बदलने से उसके स्वरूप और उसके असर दोनों में ही परिवर्तन होता है, तब ये देखना होगा। और ये एक विषय भी बना हुआ है। हालांकि जैसा कि मामले पूरे भारत में तो कहिए और विश्व में भी इसकी आमद है, और चाइना में तो सुना ही जा रहा है कि बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं लोग। तो इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, आवश्यक संसाधन जुटा लेने की आवश्यकता है, शुरुआती स्तर पर ही सही। तो ये एक विषय है। बात वही कही जाती थी जो कोरोना के लिए कही जाती थी कि डरने, घबराने, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बचाव की आवश्यकता है। यहाँ भी शायद यही बातें हैं, बचाव की ही आवश्यकता है। सजग रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। हम सभी लोग इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं कि जो HMPV वायरस है वो किस प्रकार का होगा, उसकी कितनी संक्रमण क्षमता होगा, संक्रमण के बाद उसके क्या प्रभाव होंगे। तो चूँकि अभी भारत में इसके दस्तक हो चुके हैं, इसलिए एहतियातन कल हम लोगों की सभी HOD और सचिव के साथ बैठक था। उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का, मेडिकल कॉलेज का, आयुर्वेद का, फूड एंड ड्रग्स का, इस प्रकार से संपूर्ण प्रदेश के सभी विभाग का HOD के साथ व्यवस्थाओं को लेकर और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। अब हम दूसरा विषय लेते हैं। आज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली, शासन किया, वो आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आकर यहाँ पर बहुत सी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें वो शामिल हुए। खासकर मोर आवास मोर अधिकार, ये जो कार्यक्रम है इसमें वो शामिल हुए। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत से लोगों को जिन्होंने इसके लिए अर्हता हासिल की थी, उन्हें घरों की चाबियां भी सौंपी। और इसके साथ साथ जो नक्सल प्रभावित जो लोग हैं, नक्सल प्रभावित परिवार हैं, इन्हें भी विशेष रूप से इन आवासों की सुविधा दी गई। कुल मिलाकर जैसा कि कहा गया था, शुरुआत में कहा गया था कि जो नक्सल प्रभावित लोग हैं, जो नक्सल हिंसा पीड़ित परिवार हैं या फिर ऐसे भी अन्य लोग हैं, उनके लिए 10,000 के मकान की बात की गई थी। लेकिन सरकार ने ये भी कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर अगर ज़्यादा आवास की आवश्यकता होती है तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री,
एक कृषि सम्मेलन में भी शामिल हुए। यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजित किया गया था कुम्हारी में, वहाँ पर वो शामिल हुए और उसमें उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की, बहुत सी राशि की जो अलग अलग योजनाएं हैं उनकी बातें कहीं। और साथ ही साथ जब वो यहाँ बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात और कही, वो महत्वपूर्ण बात जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, उनकी उन्होंने बात दोहराई और कहा कि समय की, अर्थ की, मतलब पैसों की, और साथ ही साथ कहिए कि मानव जो श्रम है उसमें बचत जो होगी वन नेशन वन इलेक्शन से, वह बहुत बड़ी बात है और उससे काफ़ी कुछ बचेगा और काफ़ी कुछ बोझ कम होगा कुल मिलाकर इसकी तरफदारी की। अब जब इसकी बात शुरू हुई तो उसमें उन्होंने ये भी जोड़ा कि ऐसे जो भी रिफॉर्म्स हैं, ऐसे जो भी सुधार के कार्यक्रम हैं जो देश के संसाधन बचाते हों, चाहे वो मानव संसाधन हो या फिर वो पैसे हों या फिर और भी कुछ हो, तो उस दिशा में सभी को सोचना चाहिए, बिना किसी पार्टी की गाइडलाइन के या फिर बिना पार्टी, अब कहिए कि बिना राजनीति के इस दिशा में ज़रूर सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये बातें कई बार कही जा चुकी हैं। तो यह भी एक विषय था। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं जो कि लगातार देखिए, लगातार जो ईवीएम का एक विषय है वो बड़ा बना हुआ है और उसे ऐसा कहते हैं विशेषज्ञ, हम भी ऐसा देख रहे हैं कि इस विषय को कभी भी विपक्ष या कांग्रेस जाने नहीं देना चाहते। इस विषय को लेकर वो लगातार अपने उसी कहिए कि बयान पर कायम रहते हैं, अपने उसी एक स्टैंड पर वो कायम रखते हैं कि वो लगातार उसका विरोध करते हैं और कहते हैं ईवीएम से जो चुनाव, कुल मिलाकर ईवीएम से होने वाले चुनाव की निष्पक्षता पर वो लगातार सवालिया निशान उठाते हैं। उठाते क्या हैं, और वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि इससे जो भी आदेश जनादेश आता है वह शंका के दायरे में है, संदेह के हिस्से में है। लेकिन बात वही है कि जब इस पर देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने जब हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली चुनाव की घोषणा जब कर रहे थे वो, तब उन्होंने जब प्रेसी की थी उसमें वो बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत से विषयों को भी लिया था और उसमें देर से चुनाव होना, प्रतिशत अलग आना, प्रतिशत बढ़ जाना, बहुत से ऐसे विषय थे जो उस समय बात हो रही थी, आरोप लग रहे थे। तो और ईवीएम का भी एक विषय था, तो उस पर उन्होंने एक विस्तार से जवाब दिया और अपनी बात जो उन्होंने जो बात कही, बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने एक बात कही, पूरी कहिए कि एक कविता के माध्यम से उन्होंने पूरी अपनी बात कह डाली थी। लेकिन बाद में उन्होंने और भी कुछ बातें कहीं कि आज रूबरू हैं तब जवाब तो बनता है, मतलब अब जब आरोप इतने लगे हैं तो आज जब आमने सामने हैं तब जवाब तो बनता है। और उन्होंने जवाब दिया, बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम की व्यवस्था को, ईवीएम को कहा है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, उसे हैक नहीं किया जा सकता, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, या फिर ऐसा कहा कि उसके जो परिणाम आते हैं उसकी सत्यता औचित्यता पर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, नहीं जा सकता। कुल मिलाकर बताया था ईवीएम के तहत चुनाव जो कराए जाते हैं, वह जो प्रक्रिया है, यह जो पूरा विषय है, यह संदेह के दायरे के बाहर है। उन्होंने कुल मिलाकर यही बातें कही थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, कांग्रेस इस विषय को कभी जाने नहीं देना चाहती। ये विषय घूमकर फिर आता है, कहाँ आता है, जब छत्तीसगढ़ में नगरीय जो निकाय चुनाव हैं उनकी फिर से जब चुनाव कैसे कराया जाए, इस विषय में एक और बदला निर्णय आता है, या कहिए कि निर्णय बदलने की एक बात आती है जिसमें कहा गया है कि अब निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में ईवीएम के माध्यम से ही होंगे। क्योंकि इसके पहले जो बयान आया था, डिप्टी सीएम का बयान था छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा था कि इस बार चुनाव क्योंकि ईवीएम की तैयारियों में कुछ देर लग रही थी, हो सकता है उसमें सरकार की जो मंशा हो वो जल्द चुनाव कराने की हो, लेकिन अब जैसे चुनाव टल रहे हैं तो कहा था कि इसमें काफ़ी देर लगती है, तो इस बार चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। लेकिन बाद में आज जो एक ताज़ा बयान है उसमें कहा गया है कि ये चुनाव ईवीएम के माध्यम से ही कराए जाएंगे। तब जब जैसे ही ये बयान आता है तो समझिएगा वही बात कि कांग्रेस ने इसे तुरंत लपका और कहा
कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो, एक तो उन्होंने पहले भी आरोप लगाया था कि सरकार जो है वो बार बार प्रक्रिया बदल रही है, इसमें देरी हो रही है, और ये कहा है कि जब यह निर्णय आ रहा है, जब इसकी बातें हो रही हैं, समझिए बातें हो रही हैं कि ईवीएम से चुनाव होंगे, ईवीएम के माध्यम से, तब कहा कि बीजेपी जो है, कांग्रेस ने कहा है बीजेपी अपनी असलियत पर आ ही गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, फिर उसके बाद ईवीएम चुनाव होंगे। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कांग्रेस ने कि जब भारतीय जनता पार्टी ने फीडबैक लिया है, फीडबैक से यह मिला है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तब ऐसे में यह निर्णय बदला जा रहा है और ईवीएम के जरिए इस चुनाव को कराए जाने की बात कही जा रही है। और ये बात कही, दरअसल बीजेपी की जान ईवीएम में बसती है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा, मैंने इलेक्शन कमीशन की बात कही, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी बात कही, उन्होंने जिस तरीके से कहा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बातों का, उनके किए गए कथन का उन्होंने वहाँ उल्लेख किया और कहा कि ईवीएम में ऐसी कोई अव्यवस्था का कोई कारण ही नहीं बनता है और इसे हर बार सही माना गया है और इस माध्यम से होने वाले चुनाव हमेशा सही होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। बात वही है जैसा मैं कह रहा था, तो जब कांग्रेस ऐसा कहती है तो विपक्ष भी कहेगा ही, कांग्रेस ऐसा जब कहती है तो सत्ताधारी दल भी तो कुछ कहेगा ही। तो बीजेपी भी ने कहा है कि इन्हें ईवीएम मतलब ऐसी उनके लिए एक कहिए खेल बन चुका है सियासत का, ईवीएम कांग्रेस के लिए, कि जहां जीतती है वहां पर शांत, वहां पर सब कुछ ठीक है, और जहां हार जाती है वहां उन्हें ईवीएम ने हरवा दिया। हालांकि कांग्रेस के बार बार ईवीएम पे दिए जा रहे ऐसे बयानों का उनके इंडी अलायंस के साथियों ने भी विरोध किया है, एक तरीके से उन पर व्यंग्य किया है और कहा है कि आगे बढ़िए, इससे कई साथियों ने व्यंग्य किया, इससे आगे बढ़िए, हार की समीक्षा कीजिए, सही कारणों को पहचानिए, ये जो बातें हैं बार बार करना बंद कर दीजिए, कुल मिलाकर इससे आगे बढ़िए। तो ये बातें हैं। चुनाव आयोग इस दिशा पर काम कर रही है, कोशिश हो रही है कि ईवीएम पर चुनाव हो और इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रही है और हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान जो है वो ईवीएम से ही हो। कांग्रेस तो लगातार सवाल उठाती रही है। पिछली बार जब हुआ था कि शायद नगरीय निकाय चुनाव बैलेट से होगा तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया था कि चलिए देर से ही सही, सरकार को अकल तो आई। अब फिर वो देखिए, ये 2014 में ईवीएम से हुआ था, पर इन्होंने बैलेट पेपर से 2019 में चुनाव कराया था। ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स बुलाकर करने पड़ेंगे। पार्टी अंततः अपनी फितरत पे आ ही गई। पहले इन्होंने घोषणा किया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, और जब लगातार जो फीडबैक आ रहा है उससे इनको स्पष्ट लगने लगा कि नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होंगे, तो फिर से यू टर्न लिया और घोषणा कर दिया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से नगरीय निकाय का चुनाव होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में बसती है। वो ईवीएम के अलावा चुनाव के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। उसे मालूम है कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होने लगेंगे उसका बंटाधार होना तय है। तो कुल मिलाकर आज इतनी बातें हैं जिन पर कि लगातार चर्चा हो रही थी, तो हमने भी आपके साथ ये सारी बातें साझा की हैं। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, और भी विषय लेकर आएंगे आपके सामने जो बने रहते हैं लगातार चर्चा में। अभी दीजिए आज्ञा, नमस्कार।